हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम जो हमने इससे पहले टॉपिक देखा है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, तो उससे आए के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जो कि क्लास 11 फिजिक्स का है। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? गुरुत्वाकर्षण। तो उसी में हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नाम गुरुत्वाकर्षण हो गया। तो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है पहले तो उपग्रह, उसके बाद है हमारा उपग्रह की कक्षीय चाल। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, उपग्रह किसे कहते हैं सबसे पहले? ठीक है, जो आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वह आकाशीय पिंड जो, पहले हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके, वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो एक इसे क्या कहते हैं? हम उपग्रह कहते हैं। चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर से? चंद्रमा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? चंद्रमा, जो कि किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपग्रह चंद्रमा। ओके, तो ये तो हमारी हो गई उपग्रह की डेफिनेशन। तो उपग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे चंद्रमा, वह क्या कहलाएंगे? उपग्रह। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उपग्रह की कक्षीय चाल निकालने को आपको पेपरों में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कि इससे पहले के हमने टॉपिक देखे हैं जो वो हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया और जी तथा जी के मान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी में अंतर वगैरह, तो ये सभी टॉपिक आ जाते हैं। तो अब देखिए क्या है उपग्रह की कक्षीय चाल। इसे क्या होता है उपग्रह की कक्षीय चाल? इससे पहले हम समझ लेंगे डायग्राम से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एम द्रव्यमान का एक उपग्रह ले लेते हैं, जैसे चंद्रमा ही मान लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी तल से कहाँ पर है स्थित है? एच ऊंचाई पर जो है स्थित है। यहाँ पर से मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? एच है। आप इसे इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, मैंने इस डायरेक्शन में दिखा दिया। तो ये इससे कितनी ऊंचाई पर स्थित है? एच ऊंचाई पर स्थित है। और ये क्या कर रहा है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो है कक्षा में परिक्रमा कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये गोल तरीके से, मतलब इस तरीके से क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो हमें पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हम लेते हैं? आर ई। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी आर ई और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एम ई। और ये जो हमने ले रखा है उपग्रह, इसका द्रव्यमान कितना ले रखा है? एम। ठीक है, तो हमने क्या समझा? देखिए, सबसे पहले एम द्रव्यमान का हमने माना एक पिंड है। ठीक है, ये ले लिया। और ये है पृथ्वी। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। जो वो एम द्रव्यमान का पिंड है वो क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जहाँ से पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आ रही है और जो हमारे पास उपग्रह है उसका द्रव्यमान कितना है? एम है। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। तो देखिए, इसकी हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहें कि हमें इसमें पहले सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? माना एम द्रव्यमान का जो पिंड है, द्रव्यमान का पिंड। गाइस, तो आप जो है इन नोट्स को बना सकते हैं। ये हम जो है फेयर वर्क कर रहे हैं जिससे कि आप अपने सारे डाउट आप पे क्लियर हो जाएं और आप अपने नोट्स भी बना सकें। तो उस तरीके से हम जो है आज इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। हम सारे टॉपिक जो है नोट्स बनाने के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि एम द्रव्यमान का एक पिंड। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? जैसे जैसे पिंड ले लिया, या फिर हम लिख सकते हैं इसको उपग्रह। ठीक है, उपग्रह जैसे कि हम लिख लेते हैं चंद्रमा, ब्रैकेट में हमने लिख लिया चंद्रमा पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर स्थित है। एच ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? इससे यहाँ पर से एच ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों क्या लगा रहा है? चक्कर। इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। किसके? पृथ्वी के। ठीक है, तो यहाँ पर से होगा चक्कर लगा रहा है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान व त्रिज्या, माना पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया कितना? एम ई व
त्रिज्या आर ई है। ठीक है, तो हम इस तरीके से मानते हैं पहले से भी कि पृथ्वी की त्रिज्या को एम ई और जो है द्रव्यमान को एम ई मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सारे टॉपिक में भी मान लिया। फिर देखिए हमने क्या करना है, पृथ्वी के केंद्र ओ से उपग्रह की दूरी मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या दिखा देते हैं, ओ, या फिर आप ए बी कुछ भी दिखा सकते हैं। इस पॉइंट को हमने ओ से दिखा दिया। ओ से जो है हम उपग्रह की दूरी, ये जो उपग्रह है इसकी दूरी हम मान लेते हैं आर ई प्लस एच। क्यों, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जो यहाँ पर से तल, इसके तल से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एच। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस चित्र में समझें, मान लेते हैं ये है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपकी कितनी है, एच। उसका आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये जो डिस्टेंस है क्या है, आर, ये आर है। ठीक है, तो अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। ये होगा क्यों, क्योंकि जो इसकी आर है वो हमने कितनी ले रखी है, आर ई ले रखी है। ठीक है, तो आई होप आपको एक डाउट जो है, अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमने यहाँ पे आर ई प्लस एच क्यों लिखा। देखिए तल से उपग्रह की दूरी तो एच थी, और जो ये डिस्टेंस है, जो त्रिज्या है वो हमने कितनी ले रखी है, आर ई। वैसे तो हम त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, बट हमने पृथ्वी की त्रिज्या कितनी ले रखी है, आर ई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसीलिए लिखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से ओ से उपग्रह की दूरी कितनी है, आर ई प्लस एच। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि पृथ्वी के केंद्र ओ से उपग्रह की दूरी। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र कितना है, ओ से उपग्रह की दूरी हमने कितनी लिख ली, आर ई प्लस एच। अभी हमने समझ लिया था। ठीक है, किस तरीके से आर ई प्लस एच आया है। फिर हमने क्या लिखा, पृथ्वी तथा उपग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगेगा। देखिए मैंने आपको बताया है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किस में लगता है, जो दो हमारे पास द्रव्यमान है उनके गुणनफल में। ठीक है, उनका जो इंटू कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालते हैं, हमने देखा है कि दोनों द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच की जो दूरी है उसकी क्या हो जाता है, हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर से दो पिंड है हमने माना। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं, अगर हम इसको पिंड कहें तो एक पृथ्वी एक चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से पृथ्वी है, क्या कहते हैं, पृथ्वी उसका क्या है, जो ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। लेकिन हम मान लेते हैं अगर ये पिंड हो हैं तो इनके द्रव्यमान कितना है, एम ई इसका है, और इसका कितना है, द्रव्यमान एम है। तो उसी के लिए हम क्या लिख देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी व किसके बीच, उपग्रह के बीच, पृथ्वी उपग्रह के बीच क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल अगर इसमें लगेगा, ओके, तो गुरुत्वाकर्षण बल जब हम इसमें लगाएंगे, सबसे पहले अगर आपने गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन देखी होगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाती है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर से क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और किसकी वैल्यू क्या है, एफ और जी तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू आ गई जी। m1 यानी हम पृथ्वी की जो हमारे पास द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, me, तो m1 की जगह में कितना आ जाएगा, me। ठीक है, इंटू m2 यानी उपग्रह का द्रव्यमान कितना है, m। ठीक है, तो यहाँ पर से लिख देंगे m अपॉन आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या हमने कितनी ले रखी है, आर ई प्लस एच। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू हमें मिल गई। फिर देखिए क्या हो जाएगा, जब हमने ये सभी चीज़ लिख ली तो फिर क्या हो जाएगा, उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, जो हमारे पास उपग्रह है उसको वृत्तीय कक्षा में जब वो घूमेगा ना, इस तरीके से, वृत्त की कक्षा नहीं, जो पृथ्वी के चारों का जो घूम रहा है वो पृथ्वी के चारों इस तरीके से, तो उसको घुमाने में अभिकेंद्र बल यानी केंद्र से कितना बल उस पर लग रहा है। ठीक है, तो वही हम निकाल लेंगे। ओके, तो अभिकेंद्र बल को हम क्या कहते हैं, वो होता तो बल है, तो उसको किससे दिखाएंगे, एफ। ठीक है, तो बल क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है। तो एम वी स्क्वायर तो एक ही रहेगा, बट आर कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। क्यों, क्योंकि वहाँ पर से हमने किसकी त्रिज्या ले रखी है, त्रिज्या वहाँ पर से कितनी है, आर ई प्लस एच। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, उपग्रह को, ठीक है, उपग्रह की को वृत्तीय कक्षा में घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल। ठीक है, घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल जो लगेगा क्या हो जाता है, एफ
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो यहाँ पर से एम वी स्क्वायर तो यही रहेगा, और यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच। क्यों? क्योंकि हमने त्रिज्या कितनी ले रखी है उसकी, आर ई प्लस एच है। ठीक है, तो यहाँ पर से इतना आ जाएगा। ओके, फिर देखिए जो हम उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, वृत्तीय कक्षा में हम घुमा रहे हैं, तो वृत्तीय जो अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से प्राप्त होगा, हमें गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। ठीक है, जो वृत्तीय कक्षा में हम उसे घुमा रहे हैं ना, उसके लिए हमें जो अभिकेंद्र बल यानी केंद्र से उस पर कितना बल लग रहा है वो किससे प्राप्त होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनका, गुरुत्वाकर्षण बल में जो है दोनों का द्रव्यमान और जो उसकी त्रिज्या है यानी उनकी जो केंद्र से दूरी है, तो वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वृत्तीय कक्षा में घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल, ठीक है, के लिए जो हमें अभिकेंद्र बल होता है, अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हमने कितना निकाला था, गुरुत्वाकर्षण हमारा बल आया था F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास जो अभिकेंद्र बल है वो कितना आया था, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। राइट हैंड जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो इक्वल है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। पहले आ जाएगा हमारा अभिकेंद्र बल, हम लिख लेते हैं पहले, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से ये आ गया, उसके बाद हमने कितना माना था, उसकी वैल्यू g इज इक्वल टू जी एम ई एम आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर से आर ई प्लस एच से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा आपको वी स्क्वायर, और यहाँ से कितना मिलेगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, तो ये हमें मिला। तो अब देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, v इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा तो रूट में हो जाएगा ये, तो रूट लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, जी एम ई आर ई प्लस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक है, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, किससे दिखा देते हैं हम इसको, स्मॉल जी से, जी है तब। ओके, तो अगर जी है तब क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, जी इज इक्वल टू जी एम ई आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पहले देख रखा है कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए जी की इंटू अगर हम आर ई स्क्वायर से कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिलेगी, पहले हम जी एम ई लिख लेते हैं, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब निकाल देंगे हम कक्षीय चाल, तो अब हम लिख लेते हैं इसकी कक्षीय चाल। ओके, तो गाइस देखिए कक्षीय चाल जब हम निकालेंगे, तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला क्या निकाला था, v इज इक्वल टू रूट में निकाला था जी एम ई अपॉन क्या निकाला था, आर ई प्लस एच, ये हमने अभी निकाला था। ठीक है, फिर देखिए क्या हो जाएगा, जी एम ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, जी आर ई स्क्वायर, तो वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो जी एम ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, जी आर ई स्क्वायर अपॉन में कितना है, आर ई प्लस एच। ठीक है, तो ये है, हम इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन सेकंड। ओके, तो अब देखें यहाँ पर से हमारे पास क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो बात आई आर ई का स्क्वायर था, तो दो आर ई हैं, तो अगर आप एक पावर बाहर ले लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगी ना। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, किसके लिए, आर ई के लिए। तो अंदर वैल्यू आपको क्या मिलती है, अंदर की वैल्यू आपको मिलेगी जी आर ई प्लस एच। ठीक है, तो ये आपको मिली किसकी वैल्यू, यहाँ पर से जो हमने अंदर से उसकी निकाली थी, आर ई बाहर निकल गया, तो कक्षीय चाल आपको अभी फाइनल कितनी मिल रही है, v इज इक्वल टू आर ई रूट में g अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, तो इतनी आपको मिल रही है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उपग्रह की कक्षीय चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है।
ठीक है, यानी कितनी ऊंचाई पर वो उपग्रह रखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी तल से जिस ऊंचाई पर रखा होगा, जितनी अधिक ऊंचाई पर रखा होगा, उसकी जो कक्षीय चाल होगी उतनी ही कम होगी। ओके, यानी जितनी ऊंचाई पर आपने उपग्रह रखा है उसकी कक्षीय चाल उतनी ही कम होगी, उतनी कम कक्षा में वो चक्कर लगाएगा। तो ये आपकी निकल गई उपग्रह की कक्षीय चाल। तो गाइस ये टॉपिक पेपर में वैसे तो पूछा जाता है, बट इतना नहीं आता जितना कि और टॉपिक आते हैं जो मैंने आपको लिखवाए। जी, जो गुरुत्वाकर्षण बल था, और हमने करा था कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, नीचे आने पर परिवर्तन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, बट जो ये वाला टॉपिक है ये आता है बट इतना नहीं आता है, तो आपने ये भी समझना है। बट वो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपने अच्छे से जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।